हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट पूनम नागर टारगेट फॉर आईक्यू में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी एपीओ की वैकेंसी आ चुकी है और यूपी एपीओ में जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और पुलिस एक्ट होता है। आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आई हूँ वो यूपी पुलिस एक्ट की वीडियो है। और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि यूपी पुलिस एक्ट में से 15 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम 1861। तो उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम 1861 में जो पहला ही सेक्शन है, ज़्यादातर क्या होता है कि हर सेक्शन में सबसे पहले नाम, उसका विस्तार, ये सब चीज़ें दिए रहते हैं, लेकिन यूपी पुलिस एक्ट के पहले सेक्शन में ही निर्वाचन खंड है अर्थात परिभाषाएं दी गई हैं। और ये परिभाषाएं क्रम से दी गई हैं, इनके ऊपर कोई नाम नहीं दिया गया, नंबर 1 पे कौन सी दी गई है, 2 पे ऐसे कोई नहीं दिया गया है। केवल दी गई हैं केवल 11 परिभाषाएं। किस किस की? जिला मजिस्ट्रेट की, पुलिस की, साधारण पुलिस जिला की, जिला अधीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक की, संपत्ति की, नागरिक उड्डयन कर्मी की, व्यक्ति की, मास की, ढोर की और पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्ति की। तो इन सब की परिभाषा दी गई है। तो अब हम एक एक परिभाषा को विस्तार से देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जिले का मजिस्ट्रेट। तो जिले का मजिस्ट्रेट से वह मुख्य अधिकारी अभिप्रेत है जिस पर जिले के कार्यपालिका प्रशासन का भार है। किसका भार है? कार्यपालिका प्रशासन का। और जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करता है, चाहे ऐसा कार्यपालक प्रशासन से भारित मुख्य अधिकारी किसी भी नाम से ज्ञात हो। तो ये जो परिभाषा दी गई है ये आपकी बिहार एक्ट में दी गई है। अब देखिए, जिले का जो मजिस्ट्रेट है उसकी नियुक्ति के बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है? सीआरपीसी की धारा 20 में किया गया है, जिसमें वह व्यक्ति वर्णित है कि राज्य सरकार कार्यपालिका मजिस्ट्रेट में से एक को, किसको? राज्य सरकार कार्यपालिका मजिस्ट्रेटों में से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी। जिले में सर्वतः पुलिस प्रशासन पर साधारण नियंत्रण जिले के मजिस्ट्रेट का होता है। जब यह भू राजस्व के मामले देखता है तब इसे कलेक्टर कहा जाता है। व्यक्ति एक होता है। जब वह प्रशासनिक मामले देखता है तो उसे जिले का मजिस्ट्रेट, तथा जब वह भू राजस्व के मामले देखता है तो उसे कलेक्टर कहा जाता है। जिले का जो मजिस्ट्रेट है ये जिले की सभी विभागों में समन्वय यानी कि उनमें मेल मिलाप बनाने का कार्य करता है, तब उसे जिला समन्वय अधिकारी कहा जाता है। और पुलिस एक्ट में ही ग्राम चौकीदारों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान और उनके नियंत्रण और उनकी पदच्युति के कार्य जो है जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। सीआरपीसी की धारा 58 के तहत वारंट के बिना सब गिरफ्तारी की सूचना पुलिस द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को या फिर जिले के मजिस्ट्रेट के निर्देश पर उपखंड मजिस्ट्रेट अर्थात एसडीएम को दी जाएगी। सीआरपीसी की धारा 144A प्रावधान करती है कि जिले का मजिस्ट्रेट आयुध सहित परीक्षण तथा व्यायामों को क्या है प्रतिसिद्ध कर सकता है। और सीआरपीसी की धारा 365 में कि सत्र न्यायालय तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए निर्णय की एक प्रति जिले के मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। तो जिले के मजिस्ट्रेट से ये सारे कोरिलेट होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट क्या है? देखिए, मजिस्ट्रेट सब के अंतर्गत मजिस्ट्रेट की सब या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने वाले साधारण पुलिस जिले के सब व्यक्ति आते हैं। ठीक है, ये जो इतनी परिभाषा है ये ही हमारी बिहार एक्ट में दे रखी है। और सीआरपीसी की धारा 20 के तहत क्या है? राज्य सरकार द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की जाती है, जबकि विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति धारा 21 के तहत की जाती है। इन मजिस्ट्रेटों का मुख्य कार्य प्रशासनिक होता है। इनके मुख्य कार्य मैं आपको बताती हूँ क्या क्या है। विधि और व्यवसाय करना, परिशांति भंग का निवारण करना, किसमें? सीआरपीसी की धारा 107 से लेकर 110 तक। लोक परिशांति को विशुद्ध करने से रोकना, सीआरपीसी की धारा 129 से 132 तक। लोक न्यूसेंस का निवारण करना, सीआरपीसी की धारा 133 से 144A तक। और फिर उसके बाद में है भूमि एवं जल के कब्जे एवं उपभोग के विवाद को निपटाना, सीआरपीसी की धारा 145 से लेकर 148 तक। अब हम देखते हैं तीसरी परिभाषा क्या दे रखी है पुलिस की।
पुलिस में इसमें ये दे रखा है कि पुलिस शब्द के अंतर्गत वे सब व्यक्ति आते हैं जो इस अधिनियम के तहत भर्ती किए गए हैं, यानी कि इस अधिनियम के तहत अर्थात धारा 2 के अधीन भर्ती किए गए हैं। धारा 2 पर मैंने एक सेपरेट वीडियो आपको पहले ही बना के दे रखी है, ठीक है, पुलिस के ऊपर। तो पुलिस बल में भर्ती का प्रावधान इस अधिनियम की धारा 2 में किया गया है। अतः जिन व्यक्तियों को भर्ती इस अधिनियम की धारा 2 के तहत की गई है वे सब व्यक्ति पुलिस माने जाएंगे। अब हम देखते हैं साधारण पुलिस जिला। तो साधारण पुलिस जिले में कोई प्रेसिडेंसी राज्य या स्थान या फिर किसी प्रेसिडेंसी राज्य या स्थान का कोई भाग आता है जिसमें इस अधिनियम को प्रभावी करने के लिए आदेश दिया गया है। तो यह थी साधारण जिला पुलिस की। इसमें 3 शब्द हैं, कौन कौन से? प्रेसिडेंसी, राज्य और या फिर स्थान। तो ये एग्जाम में बनते भी हैं, ठीक है, आती है हर एग्जाम में। देखिए डेफिनेशन से हर एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट परिभाषा जिला अधीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक का। उत्तर प्रदेश में सन 1884, इसमें गलत लिखा हुआ है 1984, तो इसमें है 1884 में इस परिभाषा में संशोधन किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक शब्द के अंतर्गत अपर जिला अधीक्षक अथवा संयुक्त जिला अधीक्षक अथवा अन्य व्यक्ति आते हैं, जिसे किसी जिले में जिला पुलिस अधीक्षक के सब कर्तव्य क्या होंगे? सारे कर्तव्य होंगे या उनमें से किसी का पालन करने के लिए इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार के साधारण या फिर अथवा विशेष आदेश द्वारा नियुक्त किया गया है। तो यह है जिला अधीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक की परिभाषा। अब हम देखते हैं संपत्ति। तो आप जानते हैं संपत्ति की परिभाषा में क्या होगा, कहाँ पर दी गई है संपत्ति की परिभाषा? देखिए, संपत्ति शब्द के अंतर्गत कोई जंगम संपत्ति अर्थात चल, धन या मूल्यवान प्रतिभूति आती है। ये दे रखी है हमारे यूपी पुलिस एक्ट में, ठीक है। चल संपत्ति की जो परिभाषा आईपीसी की धारा 22 में दी गई है, जबकि मूल्यवान प्रतिभूति की परिभाषा कहाँ दी गई है? आईपीसी की सेक्शन 30 में दी गई है। अब देखें नागरिक उड्डयन कार्मिक, जो कि नेक्स्ट परिभाषा है। नागरिक उड्डयन कर्मी पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप उसे देख लेना। तो इसे 2001 में संशोधन करके जोड़ा गया है इस परिभाषा को, तथा इसे 10 अगस्त 2001 को लागू हुआ। नागरिक उड्डयन कर्मी पुलिस में भर्ती के बारे में प्रावधान धारा 2A में किया गया है, जबकि इन्हें प्रमाण पत्र दिए जाने के बारे में प्रावधान धारा 8 में किया गया है। अब हम देखिए नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है हमारी व्यक्ति की। तो व्यक्ति शब्द के अंतर्गत कंपनी या निगम आता है। व्यक्ति में प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों व्यक्ति समाहित है। आईपीसी की धारा 11 में व्यक्ति शब्द को स्पष्ट किया गया है, जबकि टीपीए की धारा 5 के सेकंड पैरा में व्यक्ति को बताया गया है। अब देखें नेक्स्ट नेक्स्ट डेफिनेशन मास की। तो मास शब्द से कैलेंडर मास अभिप्रेत है और यही परिभाषा सिर्फ बियर एक्ट में दे रखी है और आईपीसी की धारा 49 में वर्ष और मास को स्पष्ट किया गया है, जिसके अनुसार वर्ष मास की गणना ब्रिटिश कैलेंडर के आधार पर की जाएगी। ब्रिटिश कैलेंडर का नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर है। फिर देखें नेक्स्ट परिभाषा ढोर अर्थात मवेशी। तो ढोर शब्द के अंतर्गत सींगों वाले ढोर के अतिरिक्त क्या है? सींगों वाले ढोर के अतिरिक्त हाथी, ऊंट, घोड़ा, गधे, खच्चर, भेड़, बकरियां और सुअर आते हैं। क्वेश्चन बनता है कि क्या कुत्ता ढोर में शामिल है, क्या बिल्ली ढोर में शामिल है? तो कुत्ता और बिल्ली दोनों ढोर में शामिल नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्ति। तो पुलिस उप अधीक्षक जो होते हैं डीवाईएसपी की पंक्ति से निम्न पंक्ति के पुलिस अधिकारी अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस अधिकारी माने जाएंगे। तो ये सारी डेफिनेशन जो हैं आपकी सेक्शन 1 में दे रखी है यूपी पुलिस एक्ट के में। मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे यूपी एपीओ के पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल करें या फिर टेलीग्राम पर मैसेज करें। थैंक यू।